कुर्सी का खेल ऐसा खेल है जो अपनों के बीच भी गहरी खाइयाँ खोद देता है। ऐसी खाइयाँ जिन्हें पाटना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी लोग इस कुर्सी को पाने के लिए लालायत होते हैं। इतने लालायत होते हैं कि उन्हें ये कुर्सी मिल जाए, भले ही अपनों के बीच में जो खाइयाँ है वो हो जाए तो हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुर्सी पाकर समाज को विकास के आभूषणों से सजा देते हैं, पर ऐसे लोग विरले ही होते हैं। आज की शख्सियत जो हमारे साथ है वो चंद्रकांता जी है। तो आपका हमारे शो द इमर्जिंग लीडर्स ऑफ जिला पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सभी को नमस्ते करना चाहती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और कहूँ, चंद्रकांता जी हैं स्वामी ब्रह्मानंद जी की प्रपौत्री हैं। और मैं आपसे पहला सवाल दागता हूँ, उससे पहले जनरली क्या है हमारे क्षेत्र में जो महानुभाव हैं उनके द्वारा कंबलों की बरसात सी हो रही है। जगह जगह कंबल बांटे जा रहे हैं। तो एक जनता के बीच से ही एक सवाल आया है, आपने भी कंबल बांटे हैं, तो जनता के बीच में से ये सवाल है क्या ये कंबल जो है वो चुनाव से पहले ही बांटे जाने चाहिए और 5 साल के अंतराल में उससे पहले भी समाज सेवा नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये कंबल हमने सोचा है इसी साल नहीं है, अगले साल भी बटाए जाएंगे। जो वास्तव में गरीब हैं उन लोगों को मतलब फ़ायदा मिलना चाहिए हर चीज़ का, चाहे सरकारी सुविधा हो, चाहे जैसे कि हम लोगों के माध्यम से हो या और भी जो लोग बांटते हैं कंबल उनके माध्यम से हो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है, चुनाव नहीं है ज़रूरी, जो वास्तव में गरीब हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए हर तरीके से। बिल्कुल, कंबल बांटना एक अच्छा काम है, बशर्ते जो जनता के सवाल हैं इसी पर होते हैं कि चुनाव के पहले समाज सेवा ज़्यादा दिखाई देती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। खैर हम थे नहीं यहाँ पहले, अभी आए हैं, अब यहाँ परमानेंट रहेंगे। रिटायरमेंट ले लिया है उत्तराखंड से, अब यहीं सेवा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अगली साल भी बांटेंगे कंबल। और अभी उस दिन तो फ़ोटो फाटो खींच गई, बढ़ गए कंबल, लेकिन आज भी आप पूछ सकते हैं इनसे भैया से, आज भी लोग लाइन लगी कि हमें भी 2 कंबल, हमें भी 2 कंबल। जो गरीब हैं वो तो हैं ही हैं, वास्तव में जो गरीब नहीं है वो भी लेना चाहते हैं। मतलब अभी भी घर में लाइन लगी रहती है कि हमें भी 2 कंबल, हमें। तो अब ख़त्म हो गए कंबल, अब हमने बोला और ख़रीदेंगे और लाएंगे तब आपको देंगे। बिल्कुल, कुछ चर्चाएं करिए। आपने राजनीतिक अनुभव के बारे में, इससे पहले भी राजनीति में सक्रिय रही हूँ, आप समाज सेवा में सक्रिय रही हूँ? समाज सेवा में करती रही हूँ जितना हो सका है। वहाँ उत्तराखंड में 1994 से उत्तराखंड में हूँ मैं अभी तक वहीं। तो वहाँ पर थोड़ा जैसे कि आम आदमी पार्टी हुई थी, तो आम आदमी पार्टी की मैंने सदस्यता ग्रहण की है, सदस्य भी बनाए हैं। वहाँ कॉपी थी ना, एक भरनी होती थी कॉपी कि इतने सदस्य बनाई है, वो किया है। धीरे धीरे करती रही हूँ और एक स्कूल में पढ़ाया है पार्ट टाइम। मतलब पहले तो सुबह अपना बच्चों को नाश्ता बनाना, भेजना स्कूल। तो जैसे सर्दियों के टाइम में वही 12:40 पे इंटरवल होता, उसके बाद 1 बजे लगता है, तो 1 बजे से जाती थी और गर्मियों में 10 बजे से। मतलब मैंने पार्ट टाइम की है फ्री सेवा स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में, वो भी प्राइमरी में, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइमरी स्कूल में ही गरीब बच्चे जाते हैं इसलिए। वरना मेरे घर के पास एक अच्छा स्कूल था, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, तो उसमें भी जा सकती थी, वो नज़दीक है, पर नहीं, मैं उसमें नहीं गई। और बल्कि वो 3 किलोमीटर दूर अपने साधन से, अपनी स्कूटी लेके, या जब स्कूटी नहीं मिली बच्चों के कारण तो विक्रम से जैसे भी मतलब पहुंची, मैं वहां पहुंची अपने टाइम से। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ से शिक्षा की और कितनी शिक्षा की आपने? शिक्षा मेरी ऐसी है कि मतलब बहुत मुश्किल से हुई है। कि सबसे पहले तो गांव में ही बरहेरा में, स्वामी ब्रह्मानंद धाम ग्राम बरहेरा में 5 तक स्कूल था, 5 तक वहाँ पढ़ा। उसके बाद घर वालों ने बोला, भैया ने, कि अब नहीं पढ़ना, अब कहाँ जाना, क्या करना, बस ठीक है, हो गई पढ़ाई। लेकिन मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, शुरू से ही शौक़ था। मैंने कभी स्कूल छोड़ा नहीं है, होमवर्क भी नहीं छोड़ा है। भलाई चाहे जैसे जा अपनी, मतलब एक बहन थी ना मेरी बड़ी, तो हमारी काम की ड्यूटी लगी थी अलग अलग कि मुझे ये करना है, उनको वो करना है। तो मैं अपना काम निपटा के स्कूल जाती थी, भलाई थोड़ा लेट हो जाती थी कि कभी कभी, हमेशा नहीं। तो 5 तक हो गई पढ़ाई, कोई बात नहीं, घर बैठ। अब एक मैडम आई थी प्राइमरी स्कूल में, मतलब वो थी तो हमारे घर के पीछे ही थी, मतलब
एससी से आती थी, लेकिन फिर मैं उनके घर पढ़ने जाती थी अपनी मर्जी से। तो उन्होंने बोला मुझे कि आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका राठ में मकान है, भैया रहते हैं, पढ़ते हैं। उस समय मेरे बड़े भैया और सबसे छोटा भाई शशिकांत, जो आजकल लखनऊ में है सचिवालय में समीक्षा अधिकारी, वो पढ़ते थे। तो कि आपको पढ़ना चाहिए, जाना चाहिए राठ। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने घर में शुरू किया रोना कि नहीं, मुझे तो राठ जाना है, पढ़ना है। तो पिताजी तो मेरे ऐसे थे कि पढ़ाई के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया कि जो पढ़ना चाहता है पढ़े, जैसे भी पढ़ना चाहता है। ना पढ़ाई के लिए उन्होंने पैसे की कमी रखी। कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, कपड़ा, ड्रेस वगैरह, उस समय चार जोड़ी कपड़े हो गए वही बहुत थे। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जैसे आज के ज़माने में कितने कपड़े होते हैं बच्चों के पास, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर अपनी ज़बरदस्ती से राठ आई। तो फिर क्या हुआ, 5 तो किया गांव में, 1 साल ऐसे ही निकल गया। तो 6 नहीं पढ़ा, 7 नहीं पढ़ा। कुछ तो गांव में लेट पढ़ाई शुरू करते हैं और कुछ 2 साल गैप हो गया, तो मैं बड़ी हो गई। तो फिर यहाँ पर मेरे भैया, जो सबसे बड़े भैया हैं, अम्बेडकर स्कूल के प्रधानाध्यापक थे, जो ये मरई माता के पास स्कूल था, वहाँ थे। तो उन्होंने फिर मुझे सीधे कक्षा 8 में एडमिशन करा दिया। तो 8 तो मैंने वहाँ से पास किया, अम्बेडकर स्कूल से। फिर 9 और 10 में GGIC स्कूल में पढ़ा। तो वहाँ भी मतलब बड़ी मुश्किल से, एक तो मेन रोड से जाना नहीं होता था, भैया कहते थे वहाँ से नहीं जाना है, भीड़ भाड़ होती है, ये है वो। तो बरसात में पानी रहता था, मरई माता का सड़क आपने पहले देखी होगी, इतना पानी रहता था, मतलब करीब यहाँ घुटनों से पानी रहता था। उसको पार कर करके हम स्कूल जाते थे। तो 2 साल तो ऐसी पढ़ाई की, बेस तो कमज़ोर हो ही गया था, जैसी बात है। इंग्लिश मेरी कमज़ोर रही है शुरू। एकेडमिक शिक्षा कहाँ तक है आपकी, कहाँ तक पढ़ी है? MA पॉलिटिकल साइंस। MA पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, राजनीति हाँ, में आने से पहले आप MA मतलब राजनीति का पॉलिटिकल साइंस बहुत पहले से विचार था। तो मैं मतलब वही पूरी बात बताना। आपके राजनीतिक गुरु कौन है? तो मेरे राजनीतिक गुरु कोई नहीं है, बस स्वामी जी के आदर्शों पर ही चलना चाहती हूँ। उनके आशीर्वाद और उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं आज यहाँ हूँ। शहर छोड़ के गाँव आए हैं। स्वामी जी किस्से बचपन के जो आपको याद हो, कुछ स्मृतियाँ धुंधला गई होंगी, लेकिन फिर भी आप दर्शकों के साथ हमारे साथ बांटना चाहेंगे? अब स्वामी जी, जैसे कि हम तो छोटे थे, मतलब देखा है मैंने स्वामी जी को यहाँ राठ में, गांव में नहीं देखा। वो जब भी गए होंगे कभी कभी। मेरा छोटा भाई शशिकांत LKG में पढ़ता था। यहाँ ये स्कूल है ना जो पड़ाव पर मिशन है क्या है, इसमें LKG में पढ़ता था। दूध लेने जाता था, तब स्वामी जी वहाँ उसको, जैसे गाय डेयरी थी ना उस समय, तो जैसे दूध सभी लेते थे, हम ही लेते थे पैसों का। तो शशिकांत जाता था दूध लेने, तो स्वामी जी उसको अपनी गोद में बिठाते थे, प्यार करते थे। मतलब वो जानते थे, देखो प्यार सभी को होता है, भला ही वो सन्यासी हो गए थे, लेकिन उनको लगाव था। मुझे मतलब ये एहसास है कि उनको लगाव था, लेकिन वो समाज के डर की वजह से कि लोग कहेंगे कि लोग अब अपने घर वालों को ही करते हैं प्यार। तो स्वामी जी को देखा है, मतलब मैंने ऐसे। और अंतिम समय मतलब काफ़ी, एक बार उन्होंने ये भी करा, जो मेरे भाई ख़त्म हो गए हैं ना, महेंद्र भैया गांव के प्रधान थे, वो ख़त्म हो गए हैं, उनको अटैक आया था, वो ख़त्म हो गए। तो पहले वो बचपन में काफ़ी बीमार हुए थे। तो मेरे जो बब्बा हैं, बब्बा और दाई, यानी कि स्वामी जी के बेटा और बहू कानपुर ले गए थे भाई को इलाज कराने। तो कानपुर में मना हो गई कि ले जाओ, अब या तो लखनऊ ले जाना या जहाँ भी ले जाना, हमारे से नहीं होगा। तो फिर वो लोग आए वापस और वहीं स्वामी जी के यहाँ गए, रहे उस दिन। तो स्वामी जी ने कहा कि इसको तुम मेरे पास छोड़ दो, अभी मैं इसकी सेवा करूँगा, बाद में ये मेरी सेवा करेगा। तो हमारे बब्बा ने छोड़ दिया, 4-5 दिन रहे भी। तो घर गए, तो जो मेरी माता जी हैं उन्होंने सोचा कि मतलब मेरा भाई ख़त्म हो गया, ये वहीं छोड़ के आ गए हैं, मुझे बता नहीं रहे हैं। तो उन्होंने घर में खूब रोना धोना करा, नहीं कहाँ है मेरा लड़का, ले आओ, ये वो।
बताया भी कि स्वामी जी के यहाँ छोड़ा है, लेकिन उनको विश्वास नहीं हुआ कि नहीं ले आओ ले आओ। तो फिर 4-5 दिन बाद गए बब्बा, तो ले आए। तो फिर स्वामी जी ने बोला ठीक है ले जाओ, कहे जब माता जी नहीं मान रही हैं, रो रही हैं, तो उनका बेटा है ले जाओ। तो इस तरीके से ले आए। तो चलो मैं आज सोचती हूँ कि जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि जो कहावत है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज दिन मेरा भाई उनके पास होता है तो वो होता उस सब का मालिक, तो लोग इतनी पूजा ना करते उनकी, है ना? सही बात आप बताइए। लोग बोलते कि लोग अपने घर परिवार को ही दे रहे हैं सारी संपत्ति। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि जो होता है अच्छा ही होता है। अच्छा हुआ जो हुआ, अच्छा हुआ। जो है हमारे पास बहुत है, पर्याप्त है। क्षेत्र में आके आपने क्या क्या देखा, क्या क्या देखा आपने, या किन किन चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, क्या क्या चीज़ें? मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने देखा है, देखो शादी के पहले तो बिल्कुल नहीं था, कुछ अपने से मतलब था। शादी के बाद 1994 में हम उत्तराखंड गए, तो वहाँ पर मैंने बहुत कुछ देखा। वहाँ पर वहाँ के लोग इतने जागरूक हैं, महिलाएं, वहाँ की साफ़ सफाई, तो मतलब वहाँ से भी मेरे को बहुत प्रेरणा मिली। क्योंकि अगर वहाँ पर कुछ भी होगा ना, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम, तो आप देख लीजिए, सोच लीजिए कम से कम 50% औरतें वहाँ होंगी। और जबकि हमारे यहाँ औरतों का निकलना मुश्किल है ना? सही हमारे यहाँ औरतों को 4 दीवारी में कैद किया जाता है। उन्हें जो देहरी होती है लगने की इजाज़त बहुत कम मिलती है जी। तो बिल्कुल आपका या आपके जो मुद्दे हैं उन पर भी चर्चा करिएगा। साथ में महिलाओं के लिए क्या कोई सोच है आपकी, कुछ बदलाव लाएंगी या उनके लिए कुछ करने की ठानी हो आपने? जी हाँ, ठानी है। मैं सोचती हूँ महिलाओं को हर जगह आगे आगे हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे खेल से संबंधित हो, हर जगह आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और मेरी यही कोशिश है, मैं अपनी बेटी को भी यही कराना चाहती हूँ, और बस यही है मेरी। और क्या मतलब आपकी बेटी भी पॉलिटिक्स में आएंगी? क्या क्या कहना है आपका? बेटी नहीं आएगी पॉलिटिक्स में। पढ़ाने की कोशिश पूरी की है, अभी भी जारी है। मेरी बेटी का सिलेक्शन उसमें हो गया था IIT भुवनेश्वर, तो उसका BTech हो गया है, अब MTech चल रहा है। तो अभी भी इंटरव्यू होता रहता है उसका लैपटॉप में, मतलब ऑनलाइन। तो मैं उसको अभी भी पूरी सुविधा देती हूँ कि तुम्हारी पहले नौकरी लग जाए, चाय पानी खाना जब पढ़ाई करेगी तो मैं वहीं बिस्तर पर देती हूँ, अभी भी, आज भी। बहुत अच्छे। बात करते हैं मुद्दों की। आप अपने मुद्दे बताइए कि आपके क्या क्या मुद्दे, किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही हैं? सबसे पहला मुद्दा है विकास। शिक्षा को लीजिए, जैसे कि आप शिक्षा, हमारे यहाँ की शिक्षा मतलब मेरे को नहीं लगता कि ठीक है। वहाँ की अपेक्षा जो मैंने देखा है, वहाँ पर यहाँ की अपेक्षा काफ़ी एडवांस लोग हैं, पढ़ाई के मामले में जागरूक हैं। तो हमारे यहाँ पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं, ख़ास तौर से गांव की औरतें। उनको लगता है बस काम हो जाए, बेटा ये काम कर ले, वो काम कर ले। मतलब ऐसा इतना त्याग नहीं है उनके अंदर कि चलो अभी काम करने के दिन हमारे हैं, हम काम कर लें, इनको पढ़ने का मौका दिया जाए। तो नहीं, उनको लगता है पहले ये काम हो जाए, हैं, हम हार चले जाएं, घर का काम लड़की कर ले। तो इसके बारे में बहुत जागरूक करना है उनको कि अधिक से अधिक लड़कियों को पढ़ाया जाए। वैसे तो सभी का पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन लड़कियों का और ही ज़्यादा मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो शिक्षा के बारे में, जैसे कि अगर मौका मिला तो सबसे पहले स्कूलों की देखरेख करेंगे। हम लोग जाएंगे कि टीचर टाइम से आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि धूप सेक रहे हैं, मज़े में बैठे हुए हैं, MDM का खाना ठीक से मिल रहा है, बच्चों का नहीं मिल रहा है, बच्चे आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, गार्जियंस भेज भी रहे हैं कि नहीं भेज रहे हैं। मतलब सबसे पहला काम है शिक्षा। क्योंकि मेरे पति को इतना पढ़ाने का शौक़ है, आप सोच लेंगे अभी भी आज भी कोई पढ़ने वाला छक जाएगा, लेकिन पढ़ाने से नहीं परेशान होते हो। आज भी 5:30 बजे उठ के घूमने जाते हैं, पहले 7 बजे से 8:30 पौने 9 बजे तक बच्चे पढ़ाते हैं, फ्री सेवा। अभी गाँव में नदना में पूछ लीजिए आप, ये बैठे भैया। तो गर्मियों में तो
हम दोनों ही पढ़ाते थे, शाम के टाइम पढ़ाते थे 4 बजे के लगभग। लेकिन अब सुबह का टाइम होता है तो अपना नहाने धोने इस समय मैं नहीं। शिक्षा के अलावा और क्या क्या मुद्दे हैं आपके? शिक्षा के अलावा किन किन मुद्दों पे या अपने क्षेत्र में किन किन चीज़ों में बदलाव की जरूरत है? शिक्षा के अलावा सड़कें बहुत ख़राब हैं, टूटी फूटी हैं। सफाई आप रात में ही देख लीजिए कितनी गंदगी है ना, गंदगी है। और ये अम्बेडकर चौराहे से लेकर हमारे नदना वाले रोड पर ये सड़क कब से टूटी हुई है। हमने किस किस को कह लिया, कोशिश कर ली जितनी हमसे हो सकती है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। सड़कें हैं, नालियाँ, रात की नालियाँ देख लो, ये नाले कितने बुझे पड़े हुए हैं, खुले हैं, कितनी गंदगी है। इनकी वजह से मच्छर मक्खियाँ कितने होते हैं। और ये कोरोना बीमारी चल रही है, ये हर बीमारी की जड़ है गंदगी। तो सफाई बहुत ज़रूरी है हर जगह। पिछले साल 2 बच्चे भी नाली में गिर के ख़त्म हो गए हैं, शायद आपको पता भी होगा, मैंने देखा था वीडियो, वहीं जब वहाँ थी देहरादून में तब देखा था। तो ये सब गंदगी मतलब बीमारी की जड़ है। तो सफाई हो गई मैन। लाइट, बिल्कुल, हाँ बोलिएगा। लाइट नहीं आती है ठीक ढंग से। अब लाइट का ही नया उदाहरण देख लीजिए। हम यहाँ 4 महीने हो गए हैं परमानेंट रहते रहते, 5वां महीना शुरू हो गया, लेकिन अभी भी आज भी हम दूसरों की लाइट के भरोसे जी रहे हैं। मतलब अपने घर में लाइट है तो किसी की मांग रखी है पड़ोस वालों से, और जबकि कनेक्शन हो गया, लाइट के लिए एप्लीकेशन लगा दी, विधायक जी के ऑफिस में लगा दी, अध्यक्ष जी थे जो जिला पंचायत अध्यक्ष जी जयंती जी के ऑफिस में लगाई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहाँ आपका कहना कोई नहीं सुनता है? नहीं सुनते हैं। और वहाँ ऑफिस में भी लगाई है बिजली विभाग में एप्लीकेशन। 2 महीने बाद विधायक जी से मैंने फ़ोन करके साफ साफ कहा कि हमने मिले नहीं थे, वो दोनों लोग एप्लीकेशन छोड़ आए थे ऑफिस में, लड़के लोग थे उनको दे आए थे, तो बता दिया था कि एप्लीकेशन हमने वहाँ छोड़ दी है और ऐसी ऐसी बात है। ये बात बताइए, ये बेसिक मुद्दे हैं। मान लीजिए आपने बिजली की बात की या कूड़े कचरे की बात की, सड़कों की बात की, ये बेसिक मुद्दे हैं जो भी जिला पंचायत सदस्य आता है इन पे बात करता है। आप सभी उम्मीदवारों से हटके कैसे हैं, या क्या ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी की नज़र नहीं गई है लेकिन आपकी नज़र गई है, और आपके आने के बाद अगर आप जीतती हैं तो उसमें हम एक संभावित बदलाव देखेंगे? कुछ ऐसा हटके आपने सोचा हो? हटके मैंने ये सोचा है कि जलवायु परिवर्तन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये जनवरी का महीना है, इस साल मकर संक्रांति के दिन भी ऐसी धूप लग रही थी। अभी बैठे हैं आप, धूप लग रही नहीं लग रही? तो इस समय ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसका मेन कारण है ये पेड़ पौधे। यहाँ के लोग जागरूक नहीं हैं, पेड़ लगाते नहीं हैं बल्कि काटते हैं, लगाने की बजाय और काटते हैं। और बरसात में थोड़ा बहुत लगाएंगे भी तो फ़ोटो खिंचवाने के लिए, फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पे डाल दी कि हमने इतने पौधे लगाए उतने पौधे लगाए। उसके बाद देखते नहीं हैं कि मतलब वो पौधा जिंदा भी है कि मर रहा है, उसे पानी देना है कि उसकी देख रेख करनी है कि गाय खा जाएंगी क्या खा जाएंगी, कुछ नहीं देख रेख, बस हो गया। तो जो ये सड़क के किनारे जितने ये विलायती बबूल हैं इन सबको साफ़ करा के, और शीशम है, बरगद है और पीपल है, आम है, ऐसे वृक्ष लगवाने का विचार है। इससे जलवायु में सुधार होगा, परिवर्तन मतलब जो ये है इसका मेन यही कारण है। वर्षा नहीं होती है, वर्षा होती है तो बहुत अधिक होती है या तो कभी होती नहीं है, गर्मी पड़ती है तो बहुत अधिक पड़ती है। बचपन के कोई किस्से सुनाइएगा, स्वामी जी से रिलेटेड हो, आपके दादाजी से जो आपने सुने हो स्वामी जी के बारे में, तो उनके बारे में प्रकाश डालिएगा थोड़ा। मैंने दादाजी से सुना है कि अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा संघर्ष मेरे दादाजी ने उठाया है स्वामी जी की वजह से, उनके जाने की वजह से। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी इस बारे में क्योंकि मेरे को जब भी ये बात याद आती है रोना आ जाता है। तो जब दादाजी सुनाते थे किस्सा कि उनको तो याद ही नहीं था जब 6 महीने के थे, तो जो एक दाई थे, पहले हमारे वहाँ गांव में काम वाले थे, काफ़ी लोग लगे थे, हल चलते थे तो 4 तो हल वाले लगे थे, गोबर वोबर के लिए भी लगे थे। तो एक दाई थी तो उन्होंने सेवा करी
मतलब उन्होंने पाला है बब्बा को और बब्बा की बहन को भी। तो जब बब्बा सुनाते हैं कभी कभी कि हमने तो अपने पिताजी को मतलब देखा ही नहीं है, जब होश संभाला तो पता ही नहीं था कि कहाँ हैं कौन है। और फिर कुछ दिन बाद उनकी माताजी भी ख़त्म हो गई। फिर उनका जीवन मतलब बहुत ही कष्टदायक रहा है। बचपन से माँ बाप चले गए, फिर उसके बाद उनकी कुछ दिन बाद जैसे थोड़ा बड़े हुए ज़्यादा, तो लोगों ने सोचा कि अब घर में कोई नहीं है, शादी कर दो जल्दी, बहू आ जाएगी, शादी कर दो। एक जगह शादी हुई, बंगरा है, उस जगह शादी हुई थी उनकी। तो उनकी शादी हुई, पहले वो गौना बाद में होता था, शादी हुई थी सिर्फ, तो वो भी ख़त्म हो गए। फिर दूसरी शादी हुई उनकी चिल्ली, हमारे यहीं पास में है जो चिल्ली गांव, तो वहाँ शादी हुई। तो वहाँ से फिर मेरे पिताजी हुए, एक इकलौते। मेरे पिताजी छोटे थे तब वो भी ख़त्म हो गई। अब फिर उन्होंने तीसरी शादी की जमखुरी से, तो जमखुरी वाले भी ख़त्म हो गए, उनको कोई बच्चे नहीं हुए। फिर चौथी शादी हुई थी वहाँ बशेला साइड से, तब उनकी 2 लड़कियाँ हैं। तो मतलब दादाजी का जो कहानी सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही दुख होता है। मतलब उनको कभी सुख नहीं मिला, हमेशा परेशानी ही परेशानी रही। आप स्वामी जी की प्रपौत्री हैं, तो इसका आपको चुनाव में क्या लाभ और क्या हानि होगी? मुझे लाभ हो हानि हो इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है यहाँ के सुधार से। यहाँ का सिस्टम बहुत ख़राब है, हर जगह घूस चलती है। आप तहसील में जाओ, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं करा सकते। स्वास्थ्य विभाग में जाओ, कोई भी काम बिना पैसे के नहीं करा सकते हैं। नगर पालिका में जाओ, अभी जैसे कि यहीं जलालपुर रोड पे मेरा प्लॉट है, तो उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी हो रही है, खुदाई हो गई है बल्कि। तो नक्शा पास कराने के लिए भी नगर पालिका चक्कर इतने काटने पड़ेंगे। इस डर की वजह से हमने किसी दूसरे को ठेका दे दिया कि तुम ही पास कराओ ऐसे। तो मतलब यहाँ का सिस्टम ना बहुत ही ख़राब है, मतलब पब्लिक जागरूक नहीं है। तो ये क्या आपके जीतने से बदलाव होगा या इन चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकती कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जितना हम दोनों लोगों के पास दम है उतनी लगाएंगे। यानी कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पीछे मेरे पति का पूरा सहयोग है। मतलब दिमाग मेरा चलता है, कलम उनकी चलती है। कहीं एप्लीकेशन लगाना है, कुछ करना है, तो वो एप्लीकेशन लगाते हैं, बनाते हैं, हम जाते हैं, लगाते हैं, और यही करते रहेंगे। किसी की भी कंप्लेन करनी है तो हम करेंगे, हमें किसी का डर नहीं है। कुछ भी हो, मतलब ज़्यादा मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ तो फिर सीधा बोलती हूँ, और सत्य बोलना आप जानते हैं कि कितना कड़वा होता है। बिल्कुल बोलिए, आपको जो भी बात रखनी है आप रख सकते हैं। इसलिए मैंने अब सोचा है कि ज़्यादा सत्य बोलने से काम बिगड़ते हैं, इसलिए मैंने अपने मुंह पर अब ताला लगा लिया है। पिछले 3 सालों में मैंने ये ज़रूर सीखा है कि मतलब ज़्यादा किसी के बारे में बोलना नहीं चाहिए। हम कर्म पर भरोसा करते हैं, हम कर्म करेंगे दोनों लोग हैं, जितना हमसे होगा, जब तक हम जिंदा हैं तब तक। बच्चों की कोई टेंशन नहीं है, बेटा हो गया है बड़ा, 25 साल का है बेटा, बेटी 3 साल छोटी है उसकी, मतलब दोनों बच्चों से फ्री है। अब हम दोनों लोग जो सब छोड़ के आए हैं गांव में, सिर्फ और सिर्फ काम मकसद है, मतलब विकास का मकसद है, और कोई मकसद है। हम जीते या हारे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। ये सवाल पिछले कैंडिडेट्स जो थे उनसे भी पूछा था, मैंने आपसे ही पूछूंगा। जो जिलाध्यक्ष बनते हैं वो जिला पंचायत सदस्यों को खरीदते हैं रुपए देके, तो आपका इस पर क्या रुख रहेगा? इस पर मेरा रुख रहेगा, बिकने का तो सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जान जाएगी पर हम बिकेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हम अपने क्षेत्र में पूरा का पूरा काम चाहेंगे। जितना हमारे हिस्से में पैसा आएगा पूरा का पूरा विकास में लगेगा। मतलब उस पैसे को मेरे को हाथ नहीं लगाना है। बस बात ये है कि स्वामी जी ने घर छोड़ा था तो उन्होंने पूरे पैसे पे हाथ नहीं लगा। मेरा घर है, बच्चे हैं, तो अब घर का पैसा तो छूना पड़ेगा। पर जो मैंने सोचा है कि निधि का पैसा, मेरे निधि के पैसे से मुझे कोई मतलब नहीं है। कोई संदेश युवाओं के लिए, सर्व समाज के वोटरों के लिए, महिलाओं के लिए? युवाओं के लिए बस यही संदेश है कि युवाओं को पढ़ना चाहिए अधिक से अधिक। मतलब नौकरी करें, कोई सी भी नौकरी करें, चाहे भलाई वो छोटी हो
चाहे बड़ी हो। और नौकरी जिसको इंटरेस्ट है राजनीति में वो राजनीति करे, जिसको इंटरेस्ट है पढ़ाई में वो पढ़ाई करे, जिसको इंटरेस्ट है बिजनेस में वो बिजनेस करे। लेकिन राजनीति मेरे विचार से, अब बाकी जिसको जैसा करना है करें, सब फ्री हैं। मेरे विचार से जो भी राजनीति में आए, अगर उसको सच्ची समाज सेवा करनी है, सचमुच ही अपने क्षेत्र का विकास करना है, तो ही आए राजनीति में, वरना ना आए राजनीति में, मेरे विचार से। अब आगे उनकी मर्जी है, जैसा करना चाहें, जो जैसा करना चाहें करें अपने हिसाब से। और सबसे पहले मैं आपसे जानता हूँ कि कौन सी ऐसी महिला राजनेता है जिसको देखकर आप प्रभावित हो, उनसे कुछ सीखा हो, कोई और क्षेत्रीय नेता हो जिसको देख के आपने सीखा हो, कुछ गुण उनसे लिए हो? जी देखो, मुझे बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी अच्छे लगते हैं। ठीक है, बीजेपी सरकार अच्छी लगती है। कारण क्या है उसमें कि कश्मीर से धारा 370 हट गई, 35 से हट गया, और जो 500 साल पुराना लफड़ा था ये मंदिर मस्जिद वाला अयोध्या में, ये मंदिर बनने लगा। ठीक है, अब तीसरी आशा मैं बीजेपी से ये चाहती हूँ कि जो ये जैसे कि हिंदुओं पर तो इंदिरा गांधी ने फैमिली प्लानिंग लागू कर दिया था, जो आपको बीच में माफ़ी चाहता हूँ, बीच में टोकना चाहूँगा मैं। आपने बात की 370 हटने की और बात की आपने राम मंदिर की, और एक किसान आंदोलन हो रहा है, जो किसान जो खपाएं भाजपा से, किसान आंदोलन पर क्या कहेंगे? किसान आंदोलन पर मैं ये कहूँगी कि अगर किसानों को ये बिल पसंद नहीं है तो सरकार को वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि जब जिस इंसान को उस चीज़ मतलब वो चीज़ पसंद नहीं है तो ज़बरदस्ती हम क्यों थोपें हैं? जिसमें उनका भला हो वो करना चाहिए सरकार को, अधिक से अधिक किसानों का भला हो वो काम करना चाहिए किसानों के लिए सरकार को। तो मैं चाहती हूँ कि इतनी सर्दी में बेचारे किसान 40 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं वहाँ पड़े हैं, तो उनकी बात मान लेनी चाहिए सरकार को। अब बात आपने राष्ट्रीय नेता तो बता दिए, कोई क्षेत्रीय नेता? क्षेत्रीय नेता कोई महिला राजनेता? सुषमा स्वराज अच्छी लगती थी मेरे को। हाँ, उनसे क्या ग्रहण किया है आपने? बस यही समाज सेवा करना है, राजनीति समाज सेवा, और उनके विचार अच्छे लगते हैं। और अरविंद केजरीवाल के भी विचार अच्छे लगते हैं, उनकी योग्यता है, वो पढ़े लिखे हैं, IITN हैं, तो ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए आगे। क्योंकि जब शिक्षित अच्छे लोग होंगे, राजनीति में शिक्षित होंगे, तो वही तो विकास कर पाएंगे। वैसे हाँ, और लोग कैसे कर पाएंगे बताइए आप? ठीक है, आपके जो या आप देखती हैं कि आपके सामने जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, या विपक्षी कह लें, जो भी कह लें, जो और कैंडिडेट हैं आपकी सीट से, तो उन सब से आप अलग कैसे हैं? वोटरों को अगर आपको बताना हो, या फिर लोग उन सबको न चुन के आपको क्यों चुने, क्यों मत दें? मैं नहीं कह रही कि मेरे को मत दें, मेरे को चुने, वो तो परखें पहले कि कैंडिडेट कौन कैसा है, क्या कर सकता है, किसने क्या किया है, क्या कर सकता है। जो पिछले लोग हैं उनका भी उन्होंने काम देखा होगा कि क्या किया है, तो अब उनको जनता को, नए लोगों को मौका देना चाहिए। औरों को भी तो देखना चाहिए, परखना चाहिए। जिसको परख लिया, देख लिया उनने क्या कराया है, अब नए लोगों को भी तो मौका देना चाहिए जनता को, तभी तो पता चलेगा कि कौन क्या करेगा। स्वामी जी के जीवन से सबसे बड़ी सीख जो आपने ली हो? स्वामी जी के जीवन से, या कहिए उनके जीवन से, या उनके खून का प्रभाव हो, जो भी हो, मैंने हमेशा ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे किसी को मतलब हानि हो मेरी वजह से। हमेशा बचपन से आदत थी गरीबों की मदद करना, और जितना हो सका काम ही करती रही हूँ, मतलब, और पढ़ाई से सबसे ज़्यादा प्यार है। एक कहानी बताएं राघवेंद्र जी आपको मैं, कि जैसे 1994 में मेरी शादी हुई, तो वहाँ 96 में मेरे पति की सर्विस वहीं के लिए लगी थी, वैसे कैडर के लिए। तो 1996 में फार्म भरे जा रहे थे कि जिसको यहाँ नीचे आना है वो नीचे आ सकता है, जिसको पहाड़ में रहना हो पहाड़ में रहना। तो उस समय मुझे वहाँ हिमालय की वादियों में अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था यहाँ की अपेक्षा।
तो मैंने मना किया कि नहीं जाना, हमें वहाँ नहीं जाना, नीचे हम यहीं ठीक है। फिर उसके बाद जब अकल आई, वहाँ देखा मैंने कि वहाँ लोग कितना वो करते हैं दुर्व्यवहार, अपना अपना देखते हैं। वहाँ तो लोग ये बोलते हैं कि ये तो देसी है, जो यूपी के लोग होते हैं उनको बोलते हैं देसी, तो हमारे साथ पक्षपात करते हैं बहुत। तब फिर मेरे को लगा कि हमें अपने वहीं जाना चाहिए और वहाँ के बच्चे पढ़ाने चाहिए, क्योंकि इनको, मेरे पति को इतने पढ़ाने की शौक़ है। तब मैं बहुत पछताई, मुझे लगा कि मेरी वजह से है यहाँ। अगर मैंने उस समय हाँ कह दिया होता कि हाँ चलते हैं वहीं, तो कम से कम यहाँ के इतने बच्चे पढ़ जाते, आज के दिन काफ़ी बच्चे नौकरी में होते। तो मेरे को एक तो ये बहुत बड़ा दुख लगता है, अपने ऊपर वो लगती है कि मेरी वजह से हुआ ये हैं। तो हम इतने साल अब वहाँ बंद गए, फार्म भरा नहीं, यहाँ आ नहीं सके, वहाँ बंद गए। तो मन तो वहाँ रहा, तन तो वहाँ रहा, पर मन यहीं रहा कि कम से कम हम वहाँ अपने राज्य में होते, अपने क्षेत्र में होते, तो वहाँ के बच्चे पढ़ाते। कोई किताब जो आपको पसंदीदा हो, कोई लेखक जो आपका पसंद हो, जो आप युवाओं को कहना चाहे, महिलाओं को, कि महिलाएं भी पढ़ें, कुछ सीखें? मैं किताब बस यही जनरल नॉलेज पढ़ती रहती हूँ। वैसे और कोई पेपर है, और अब तो यूट्यूब में सब कुछ है, तो अब तो पेपर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहती है, बस नेट पर जो चाहिए वो सर्च कर लो। तो महिलाओं को तो मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, अभी भी कह रही हूँ कि आगे आएँ, आगे बढ़ें, हर क्षेत्र में आगे आएँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ का जो ये पर्दा प्रथा है, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब पर्दा नहीं होना चाहिए। क्या है, अगर इंसान को बहू और बेटी दोनों बराबर है, जब अगर कोई मान ले कि बहू और बेटी दोनों बराबर है, तो फिर पर्दे की ज़रूरत ही क्या है? किस बात का पर्दा? अगर ये शादी होती है तब सभी देखते हैं कि नहीं देखते एक बार, तो फिर बाद में भी देखते रहेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ उत्तराखंड में बिल्कुल पर्दा नहीं, जैसे मतलब जैसे बहू है बेटी, आप पता नहीं कर सकते कि ये बहू है कि बेटी है। मतलब जो कपड़ा, आम कपड़े पहनते हैं, सूट पहनना है, साड़ी पहनना है, जब जो पहनना है पहनो। मतलब पर्दा प्रथा मेरे को ठीक नहीं लगता। और यहाँ गांव के लोग अधिकतर वो खेलते हैं पत्ते, ताश, लकड़ियाँ बोलते जैसे, ये बहुत बेकार है। ये भी यहाँ का बहुत बेकार चलन है। ऐसा नहीं है कि अपना काम करें, जितना काम है काम करें, काम करें। अधिकतर बिजी रहेंगे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे कभी कभार खेलना है तो खेल लो, मनोरंजन के लिए थोड़ा बहुत। अब आजकल देखो, सर्दियों में आप किसी भी गांव में चले जाओ, अभी जब से हम आए हैं काफ़ी गाँव में जा चुके हैं, थोड़ा बहुत गाँव बचे हैं, घूम लिए हैं लगभग सारे गाँव, थोड़ा बहुत बचे हैं। तो गाँव में इतने लोग मिल जाएंगे, कम से कम 70% लोग पत्ते खेलते मिलेंगे, क्योंकि आजकल बस जो घास वास लानी है वो औरतें लाती हैं, बाकी काम और आदमियों का काम है नहीं है। सिंचाई है थोड़ी बहुत तो कर ली, और बस। यहाँ पर एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा कि मान लीजिए अगर आपके क्षेत्रीय जनता आपको चुनती है, और महिलाएं जैसे भी बंधी होती हैं, उनके पास या कुछ लिमिटेड काम होते हैं, घर का पहले जो चूल्हा वगैरह होता है, चूल्हा चौका करने के बाद वो चारा ढूंढने चली जाती है, अगर क्या ये ऐसा हो सकता है कि उनके लिए कुछ जैसे समूह बनते हैं गाँव में, आपके तहत ये पहल हो, या उन महिलाओं के लिए आर्थिक मजबूती आए उनको, तो ऐसा कुछ सोचा है आप? जी हाँ, मैंने सोचा है कि मतलब लघु उद्योग खुलवाने चाहिए। जैसे कि अचार बनाना है, जैम बनाना है, चटनी बनानी है, और ऐसे लघु उद्योग खुलवाने चाहिए यहाँ पर, जिससे उनको रोज़गार मिल सके। और जैसे कि हमारे कानपुर की दालें फेमस हैं, तो यहाँ पर हमारे यहाँ दलहन अधिक होता है, तो उसकी पैकिंग करवाई जाए, बढ़िया साफ़ सूफ करा के दलवा के पैकिंग कराई जाए, बाहर भिजवाई जाए। तो मतलब इस तरीके से लघु उद्योग खुलवाने का विचार है, तो जिससे उनको रोज़गार भी मिले और यहाँ अपने क्षेत्र का विकास भी होगा और मार्केटिंग भी होगी। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।